नमस्कार, स्वागत है आपका हिमालिनी टीवी में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। दोस्तों, मैं आज फिर से उपस्थित हूं आपके सामने, क्योंकि आज की परिस्थिति बिल्कुल ही फर्क है। आपको बता दें कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश आया और उस आदेश के अनुसार नेपाल में केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के 20 मंत्री पदमुक्त हो गए। आश्चर्य है, आपको भी आश्चर्य लगेगा। आप जानना चाहेंगे आखिर ये पदमुक्त क्यों हुए। कुछ संभावना तो पहले से ही थी कि इनके ऊपर नहीं, नेपाल में जो मंत्रिमंडल डिसॉल्व हुआ था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई है और उसका फैसला अभी होना बाकी है। लेकिन बीच में ही कुछ और अधिवक्ता ये कहकर उजूरी की है कि केपी ओली द्वारा मंत्रिमंडल पुनर्गठन जो किया गया है वह संविधान सम्मत नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने और सब छोड़ के इस पर अपना फैसला सुना दिया। और अब भी केपी ओली जी के पास केवल 4 मंत्री हैं, बाद बाकी सभी मंत्री बैक टू पेविलियन हो गए हैं। यह नेपाल के इतिहास में एक अप्रत्याशित घटना है, असंगत है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या न्यायालय जिम्मेदार है या राजनेता जिम्मेदार है? तो हमने इसी पर अपना आरएनए टेस्ट किया। तो आरएनए टेस्ट के दरमियान काठमांडू में मैंने जो भी पत्रिका उल्टाया, पत्रिका लाया, यानी कि मीडिया जगत में कहीं भी केपी ओली शर्मा के समर्थन में कोई भी पंक्ति नहीं है। आज जहां है भी तो दबे जुबान से। राजनेता लोग अलग अलग बैठक कर रहे हैं। इन लोगों का मानना है कि इनके पक्ष में निर्णय हुआ है, खुश हैं, लेकिन एक ही बार उतना खुश नहीं है जितना होना चाहिए। डर इनके अंदर भी है, क्योंकि असली मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में बंद है, यानी कि उस पर बहस शुरू हो गया है कल से ही। यानी कि 2 है, या तो फिर से प्रतिनिधि सभा को पुनर्बहाली हो सकता है, या इन लोगों का मांग है कि अब पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउपा जी को प्रधानमंत्री में नियुक्त किया जाए। अब बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट क्या शेर बहादुर देउपा को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है? तो इस पर बहस कल से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कल ही 5 वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा बहस किया गया है, और उस बहस में यहाँ के सबसे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं शंभू थापा। उन्होंने बहस किया, उन्होंने अपना तर्क दिया, लेकिन उनका आक्रोश केवल राष्ट्रपति पर था, राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी पर। उन्होंने स्पष्ट रूप में आरोप लगाया कि राष्ट्रपति क्या करना चाहती है। हमने इतना लोगों का सिग्नेचर करके दिया, तो राष्ट्रपति क्यों नहीं मानी? राष्ट्रपति का काम क्या है? क्या दल के अंदर घुस के चीरफाड़ करना? दल में क्या हो रहा है वह पता करना? या तुम ये करो वो करो, ये राष्ट्रपति का काम है, या राष्ट्रपति तुम प्रधानमंत्री नियुक्त करोगी? उन्होंने स्पष्ट रूप में क्वेश्चन किया कि हु आर यू। ये राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी पर प्रश्न है।
लेकिन उन्होंने पहले कह दिया कि हम राष्ट्रपति जी को सम्मान करते हैं, मानते हैं, और इसलिए मैं हर चीज़ में सम्मानीय नहीं लगा रहा हूँ, यह इसको अन्यथा नहीं लिया जाए। तो फिर भी उन्होंने हु आर यू कह के एक बहुत बड़ा प्रश्न राष्ट्रपति पर किया है। उसके बाद बहुत सारे अधिवक्ता, 5 अधिवक्ता थे, तो एक हमारे ये वरिष्ठ अधिवक्ता में महादेव यादव आते हैं। महादेव यादव जी का मानना है कि राष्ट्रपति ने खुल्लम खुल्ला संविधान का उल्लंघन कर दिया है। जो चीज संसद में होना चाहिए था, यानी कि अविश्वास और विश्वास का मत तो हम संसद में लेते, लेकिन राष्ट्रपति ने यह मौका नहीं दिया। राष्ट्रपति ने यह कहकर यह दिखाया है कि वह संविधान जो है उसको जो चाहते हैं वो कर सकती हैं। यानी कि श्री महादेव यादव ने केपी ओली पर, प्रधानमंत्री केपी ओली पर यह आरोप लगाया कि केपी ओली प्रधानमंत्री नहीं, वो संविधान को, नेपाल के संविधान के प्रति उनको घृणा हो गई है और वो घृणा के भाव से यह संविधान देख रहे हैं। इसके बाद तीसरा अधिवक्ता थे बंदी। बंदी ने तो यहाँ तक राष्ट्रपति पर कहा कि राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी पर शंका करने का बहुत जगह है। अब इतना जगह है कि उन्होंने एक उदाहरण दिया कि राष्ट्रपति का मनोविज्ञान ही ऐसा हो गया है कि वो नेपाल में प्रधानमंत्री के रूप में केवल केपी शर्मा ओली को देखना चाहती हैं। उनका हर निर्णय ऐसा हो रहा है जो ओली कह रहे हैं। अपने मन से राष्ट्रपति कोई निर्णय नहीं कर रही हैं। तो कल जो सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई, उस बहस पूरा आक्रोशित राष्ट्रपति पर और प्रधानमंत्री पर, ये पूरा आक्रोश था। 5 अधिवक्ता उसमें बोल रहे थे। लेकिन अब आइए प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। जैसे ही उनका तो अब 20-20 मंत्री हट जाना, तो प्रधानमंत्री का हाथ कट जाना है। तो प्रधानमंत्री ने भी एक बैठक बुलाई और बैठक बुलाकर उन्होंने सभी मंत्री को कहा कि आप धैर्य रखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट में है, अब वह क्या आदेश आता है सुप्रीम कोर्ट से उसके बाद वो आगे का फैसला करेंगे। लेकिन उन्हीं के पूर्व कानून मंत्री अग्नि खड़ेल ने जो अपना बयान दिया है, उसमें अग्नि खड़ेल जी ने साफ कहा है कि भले ही किसी को यह फैसला बहुत खुश करता हो, कोई इससे मजा लेता हो, लेकिन इसका बहुत ही दूरगामी असर पड़ने वाला है नेपाल में, नेपाल की राजनीति में। चूंकि बहुत सारा उदाहरण दिया गया, चूंकि ऐसा पुनर्गठन मंत्रिमंडल का आज ही नहीं, शेर बहादुर देउपा 2069 में जब प्रतिनिधि सभा विघटन किए थे, तो उस समय विघटन करने के बाद शेर बहादुर देउपा ने अपने मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया था। इतना ही नहीं, जब माधव नेपाल जी थे प्रधानमंत्री, उन्होंने इस्तीफा दिया और वो जब काम चलाऊ सरकार के रूप में संभाले, तो उन्होंने भी अपना मंत्रिमंडल को पुनर्गठन किया। तो ये सब उदाहरण स्वयं इससे पहले केपी शर्मा ओली भी कर चुके हैं, लेकिन इस सब उदाहरण बक्सा में रह गया। अभी आकर इनका 20 मंत्री बर्खास्त हो गए, पद मुक्त हो गए हैं। तो ये तो इनका है। अब आइए, मैं आज आपको, और पत्रिका तो नहीं, लेकिन कांतिपुर में जो संपादकीय है उसका मैं थोड़ा बहुत चर्चा करूंगा आपके सामने। इस संपादकीय में हालांकि कांतिपुर शुरू से ही
फर्स्ट डे ही और पहले से भी इसका मानना है कि केपी शर्मा ओली जल्द से जल्द इस्तीफा दें। वो पद पर रहने लायक नहीं है। उनका जो संपादकीय है उसका हर लाइन केपी शर्मा ओली के खिलाफ जा रहा है। उसने तो यहाँ तक आज शुरुआतें किया है कि केपी शर्मा ओली द्वारा संविधान के विधि विधान को, संपूर्ण नियम कानून पर हथौड़ा मार मार के प्रहार किया है और हथौड़ा मार के तब ये प्रशासन चला रहे हैं। इस तरह से इनका बहुत सारा उदाहरण इसमें आ रहा है, जो कि लेकिन उसके बाद इन्होंने संपादकीय में ही कुछ चिंता भी जाहिर की है। वह बहुत ही महत्वपूर्ण चिंता है, जिसमें इसमें कहा गया है कि प्रधान न्यायाधीश ने, सुप्रीम कोर्ट ने इनके द्वारा, ओली जी द्वारा लाया गया अध्यादेश, दर्जनों अध्यादेश, लगभग हाफ दर्जन अध्यादेश पर स्टे जारी कर दिया है। मतलब ओली जी के अध्यादेश को खारिज कर दिया है वो। लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लगभग आधा दर्जन ऐसे अध्यादेश है जो कि पड़ा हुआ है और उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं किया है। वह भी जरूरी है। जैसे संवैधानिक परिषद की नियुक्ति, बहुत सारे जगह नियुक्ति हुई है। पहले भी विवाद कुछ ऐसा आया है जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री का भी नाम उसमें समावेश है कि इनकी भी मिली मत से ये अध्यादेश लाया गया है और उसके खिलाफ भी रीट पड़ा हुआ है। लेकिन उस रीट पर सुनवाई नहीं करके ये अचानक ये 20 मंत्री को हटाने वाला रीट पर उन्होंने सुनवाई कर दी। इसी से पूरे देश में कंपन आ गया है कि आखिर ये कैसे होगा। जो प्रधानमंत्री ने भी एक बात कही है कि ये हम सुप्रीम कोर्ट ही आदेश देती है कि तुम ये खोप अभियान यानी कि टीकाकरण अभियान तेज करो, जनता में कोरोना का भय हटाओ, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट फिर हमारा मंत्री को भी बर्खास्त कर रही है। तो हम कैसे करेंगे कि आखिर 4 ठो मंत्री लेकर हम कैसे चलावें हमारा तो, जबकि अभी का स्थिति बहुत ही नाजुक स्थिति है। तो ये समस्या है। लेकिन ये बात यह भी है कि आप अध्यादेश लाते जाइए, कानून मिचते जाइए और सुप्रीम कोर्ट बार बार उस पर अंकुश लगाता जाए तो न्यायालय और कार्यपालिका इसका संबंध कैसा रहेगा। और कल वह सुप्रीम कोर्ट क्या होगा जो जब हर चीज में सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा। कल अगर प्रधानमंत्री का ही आदेश देता है कि इसको नियुक्त करो सुप्रीम कोर्ट, तो उसके बाद में तो हर चीज चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। इस पर भी इनकी शंका है। एक बहुत अच्छा इसमें लिखा गया है, वो संपादकीय में ही मैं 3-4 लाइन पढ़ के सुनाता हूं, इसको सुनिए। शंका छैन, उल्लेखित विषयहरूमा अदालतले गरेका निर्णयहरू सही छन्। यति हुँदाहुँदै पनि सर्वोच्च र यसको नेतृत्व अद्यापि प्रश्नबाट मुक्त भने छैन। खास गरी संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश, त्यसमा टेकेर भएका सिफारिस, संवैधानिक सुनवाई छलेर गरिएका नियुक्ति सम्बन्धी परेका मुद्दामा सर्वोच्चले देखाएको उदासीनता आफैमा उद्वेग लाग्दो छ। संवैधानिक परिषद सदस्यका हैसियतले प्रधान न्यायाधीश स्वयं पनि यो मुद्दामा जोडिएकाले उनले आफूलाई निरपेक्ष राखेर यसलाई चाँडो टुङ्ग्याउने वातावरण बनाइदिनु पर्छ। नत्र अदालतले देखाउने चयनशील पूर्वाग्रहले कमजोर तुल्याउने भनेको संविधानवाद र लोकतन्त्रलाई नै हो। यो विषयलाई प्रमुख न्यायमूर्तिले बुझ्नुपर्छ। अंत में जो इसका कांतिपुर का संपादकीय है यह जरूर ही प्रशंसनीय है और उसने प्रमुख न्यायाधीश पर ही ये बात
कही है कि आप जल्द से जल्द उसका निपटारा करें। वास्तव में लोगों की उम्मीद यह थी कि सबसे बड़ा मुद्दा न्यायालय में था, उस मुद्दा पर बहस इन्होंने नहीं किया, लेकिन एक छोटा छोटा मुद्दा जिससे प्रचार हो जाता है, जो ज़्यादा प्रचारवादी है, जैसे नागरिकता संबंधी अध्यादेश पर हो गया, ये 20-20 मंत्री को हटा दिया गया, ये सबसे प्रचार ज़्यादा हुआ है। लेकिन उनका जो मुख्य मुद्दा है, जिससे कि अब इसका प्रतिनिधि सभा क्या फिर से पुनर्बहाली होगी, या क्या जो अभी मांग रहे हैं शेर बहादुर देउपा और प्रतिपक्ष, जो शेर बहादुर देउपा को प्रधानमंत्री पद मिले, उसी को नियुक्ति मिलेगी। तो ये मुद्दा रखकर दूसरे मुद्दा को आगे ला देना लोगों में थोड़ा बेचैनी आ गया है कि अब आगे क्या करेगी। हाँ, खुशी तो मना रहे हैं विपक्षी, लेकिन खुल के खुशी मनाने का इनको भी साहस नहीं है कि इनका भी कलेजे का धड़कन न्यायालय में ही है, और वो बिल्कुल न्यायालय में अभी आशा है कि इनको लगता है कि कल न्यायालय से क्या आएगा निर्णय, क्या प्रतिनिधि सभा फिर से पुनर्बहाली हो जाएगी या शेर बहादुर देउपा जी को ही दे दिया जाएगा। तो दे भी दिया जाएगा तब भी उनके लिए उतना आसान नहीं है, क्योंकि पार्टी की आंतरिक स्थिति ऐसी है जो भले ही वो लिख कर 146 सांसदों का दे दिए हो, 136 चाहिए, लेकिन 146 सांसदों को उसमें सिग्नेचर है, उस आधार पर मिल सकता है, लेकिन कल वो 146 सांसद किधर रहेंगे इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए विपक्षी दल भी बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ रही है, उनका भी धड़कन तेज हो गया है कि अब क्या होगा। हालांकि उन लोगों का अब एक ही आशा है, जो किसी तरह शेर बहादुर देउपा जी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाए, और चूंकि इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। सबका, अधिवक्ता का भी ध्यान उस पर है और उन लोगों विपक्षियों का भी ध्यान है, लेकिन क्या न्यायालय प्रधानमंत्री नियुक्त करेगी, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मित्रों, मैंने इतनी बातें आज आपके समक्ष रखी, आपको कैसा लगा आप हमको अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप, कोविड का समय है, थोड़ा अपने को सावधानी से रखिए, मास्क जरूर लगाइए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।